नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें, अच्छे मार्क्स हासिल करें अपने हर सब्जेक्ट में। तो जिस प्रकार अच्छे मार्क्स लेने के लिए पेपर की तैयारी करना, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसी प्रकार उसकी अटैम्प्टेशन या पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन में किन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, वो भी उतनी ही अहमियत है उनकी उतनी ही एक तरह से इम्पोर्टेंस है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर इन बेस्ट वे, यानी वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपने आंसर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आजकल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए वीडियो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 5-6 दिन पहले जब आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो कोशिश करें कि एक मॉक टेस्ट आप कर लें। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो आप एक मॉक टेस्ट कीजिए। जो पैटर्न आपके फाइनल एग्ज़ाम में रहता है उसी पैटर्न से आप एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कीजिए और उतना ही समय, जितना समय आपके एग्ज़ाम में मिलता है उतने समय में उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी पेपर को अटैम्प्ट करने में और ये आपके स्कोर पर काफ़ी असर डालेगा। देन टाइम मैनेजमेंट, इसी में आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को आपने कितना समय देना है। मॉक टेस्ट भी टाइम मैनेजमेंट में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और आपको पता लगेगा कि आप जो है किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, कितना उसमें समय लगता है, आपकी स्पीड क्या है, राइटिंग स्पीड आपकी क्या है, उसका आप एक तरह से सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, उसका खुद एक आप अपने आप विश्लेषण कर सकते हैं। अगर आप ये मॉक टेस्ट अच्छे से कर लेते हैं तो इसके ज़रिए टाइम मैनेजमेंट और आपको स्पीड जो है आपकी उसका अंदाज़ा हो जाएगा और फाइनल एग्ज़ाम जब आपके होंगे तो उसमें आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। देन अब हम बात करते हैं जब पेपर शुरू हो जाता है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं, तब आप कैसे उसको मैनेज करें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या तरीका आप अपनाएं। रीड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए और ये डिसाइड कीजिए कि आपको इस पेपर को कैसे करना है, कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनका बेस्ट आंसर आप दे सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे अगले 3 घंटे में देना है। उनको आप टिक कीजिए और अपने दिमाग में एक बना लीजिए कि आपको इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और आपको इस तरह से आप आगे जाएंगे, या पूरा जो आपका 100 मार्क्स का 80 मार्क्स का जो पेपर है उसको इस तरीके से आप करेंगे। सब पार्ट्स आप ये करेंगे या बड़े क्वेश्चंस आप ये करेंगे या शॉर्ट आंसर टाइप ये करेंगे, आप उसको डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है वाइल रीडिंग क्वेश्चन पेपर। देन जब आप पेपर शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, उससे पहले आप ये देखिए कि मार्जिन आपने रखना है आंसर शीट में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की। प्रिपरेशन के बाद आपकी जो असली परीक्षा है वो प्रेजेंटेशन की भी होती है अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। आंसर शीट में आप इक्वल मार्जिन रखिए। जिस प्रकार ये मार्जिन आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों तरफ हाशिया एक तरह से रखा गया है जहाँ पे आपने आंसर का नंबर लिखना है और उससे एक सिमेट्री आपके पेज में आएगी और वो ये आपकी कहीं ना कहीं जो पेज है उसके सौंदर्य को बढ़ाएगा, आपके आंसर को बढ़ाएगा और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं शानदार रहेगी और इसका असर आपकी इवैल्यूएटर पर होगा और इससे आप कहीं ना कहीं मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं और आपका जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ब्यूटीफुल होगी। देन आपकी जो हैंड राइटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो इससे ज़रूर आपके मार्क्स पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले कि आप क्वेश्चंस को लगातार लिखे देखिए। जितना आप लिखेंगे उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं अच्छी होगी और साथ ही आपने क्लियर लिखना है और क्लीन लिखना है बिल्कुल। जैसे शब्दों के बीच में जो गैप है या अक्षरों की जो बनावट है, यानी क्लियर और क्लीन लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जो फैक्ट्स आपने अपने आंसर में दिए हैं वो इवैल्यूएटर को बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे और उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को चेक करने में जो उस आंसर में देखना चाहता है। इसलिए हमेशा अच्छी हैंड राइटिंग के काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। देन अटैम्प्ट द क्वेश्चंस सीरियल वाइज। आप कोशिश कीजिए, हालांकि कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको सारे जो आंसर हैं वो सीरियल वाइज आते हों, लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें उनको कोशिश करें एक सीरियल में आप रखें, जिससे आसानी रहेगी इवैल्यूएटर को भी, उसको जब वो इवैल्यूएट आपके आंसर्स को करेगा और आपका एक सिस्टम कहीं ना एक सिस्टमेटिक नज़र आएगी आपकी आंसर शीट। देन पेपर में कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, खासकर जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट ABCDE, तो उसके जितने पार्ट्स आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिनका आंसर दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसके पार्ट्स को आप एक ही जगह
उनका आंसर दीजिए। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक शुरुआत में ए पार्ट आपने कर दिया, फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपने किया, देन बी पार्ट किया। इससे कहीं ना कहीं इवेल्युएटर जो है उसको प्रॉब्लम होती है और कई बार ऐसा होता है कि आपको मार्क्स का लॉस हो जाता है और इवेल्युएटर को ये समझ नहीं आता कि आपने कहाँ कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। तो ये फ़ायदा रहेगा कि आप एक ही साथ उन सब पार्ट्स का आंसर दीजिए। देन मेंशन द क्वेश्चन नंबर क्लियरली। क्वेश्चन नंबर क्लियरली आप मेंशन कीजिए अपने आंसर शीट में। कई बार विद्यार्थी जो है सिर्फ ये लिख देते हैं आंसर और ये नहीं लिखते कि ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। तो आप कोशिश कीजिए, जैसे कि इस आंसर शीट में आप देख रहे हैं ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा है, देन उस क्वेश्चन का एक जो कीवर्ड वो लिखा है, उसके बाद आंसर नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, देन उसका एक कीवर्ड हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, देन आंसर नंबर 1। तो इस प्रकार से ये अलग से हाईलाइट हो रहा है और इवेल्युएटर को समझ में आ जाएगा कि आंसर नंबर 1 है और ये जो आंसर नंबर 1 है ये ऑल इंडिया रेडियो के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा मार्क्स को स्कोर करने में। देन आप लगातार पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की बजाय आप कोशिश कीजिए पॉइंट्स के ज़रिए अपने आंसर को देने की। बड़े बड़े पैराग्राफ की बजाय अगर आप पॉइंट्स में अपना आंसर लिखते हैं तो इवेल्युएटर के लिए काफ़ी आसानी रहती है और वो सिर्फ पॉइंट्स को देखते हैं, उस पर टिक करते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट बड़ा अच्छा आंसर लिखा होता है। इससे आसानी होती है इवेल्युएटर के लिए, उसको पैराग्राफ में की पॉइंट्स ढूंढने नहीं पड़ते बल्कि आपने कहीं ना कहीं उनको एक पॉइंट में ही दिया होता है और इससे चेक करने में उनको आसानी रहती है और आप लगातार अच्छे मार्क्स हासिल करते रहते हैं। देन अगर आप पैराग्राफ भी लिखते हैं, अगर कोई आंसर आप पैराग्राफ में भी देते हैं तो आप जो अंडरलाइन कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। अगर कोई ख़ास कोई डेट है, कोई ईयर की आप बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट का ईयर आप है या कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरे कलर से लिखने का ये है कि उसमें आपका समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए बजाय कि दूसरे रंग के पेन से इनको लिखने के उसको आप अंडरलाइन कीजिए। इससे आपका समय भी कम खर्च होगा और आप जो फैक्ट्स दिखाना चाह रहे हैं इवेल्युएटर को वो भी कहीं ना कहीं उसको नज़र आ जाएगा। देन जो आपके डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, ग्राफ्स जो आप बनाना चाह रहे हैं अपने आंसर शीट में, वो बनाइए जहाँ रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप डायग्राम के ज़रिए किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं तो इसका काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि इवेल्युएटर को ये रहता है कि अगर बच्चे ने डायग्राम जो है बड़ा अच्छे से बनाया है तो उसको कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और दूसरा आपके लिए आसानी ये रहेगी, अगर आपने डायग्राम बनाया तो उसको धीरे धीरे आप एक्सप्लेन करते जाएंगे और आंसर जो लिखना है आपको वो बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए स्टेप वाइज लिखना। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर नंबर दें, उसका कैप्शन लिखें, उसके नीचे कि यह डायग्राम किस चीज़ के बारे में है, ये क्या आप इसमें दर्शाया आपने है। और कोशिश करें कि जो डायग्राम आप बना रहे हैं उसमें पेंसिल का यूज़ करें ड्राइंग में, क्योंकि पेंसिल से आप बनाएंगे तो उसके मार्क्स कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं। और फ्री हैंड से जब आप बनाते हैं तो एक गलत ग्रेस आता है पेंसिल से, तो बजाय पेन के अगर आपको लगता है कि आप अपने आज के पेपर में आंसर शीट में कुछ डायग्राम या फिगर्स देना चाह रहे हैं तो कोशिश करें उसको पेंसिल के ज़रिए ड्रॉ करें। आंसर के बाद, हर एक आंसर के बाद आप एक अगला आंसर शुरू करते हैं। तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि एक आंसर के बाद तुरंत अगली लाइन से उसका आंसर शुरू कर देते हैं। इस लिहाज से कई बार इवेल्युएटर समझ नहीं पाता कि अगला आंसर कहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि राइटिंग भी कई बार ख़राब होती है और आप बिल्कुल ठीक बात उसके शुरू कर देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक आंसर जब आपका कंप्लीट होता है, जैसा कि इस आंसर में आप देख रहे हैं, उसके बाद 2 या 3 लाइन आप खाली छोड़िए, उसके बाद लाइन्स आप लगा सकते हैं और उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे। तो अलग से ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपका एक क्वेश्चन पूरा हो चुका है और आप अगले क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करने वाले हैं। इसलिए कोई भी आपका जो आंसर है वो अनचेक्ड, गलती से भी नहीं रहेगा, जिसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता था। देन नो ओवर अटैम्प्ट। कई बार विद्यार्थी एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है, लेकिन उसी यूनिट में से विद्यार्थी 2 बार वो क्वेश्चन कर देते हैं, यानी एक यूनिट के जो 2 क्वेश्चन है दोनों को कर देते हैं, जबकि करना उसको एक होता है। लेकिन इसके मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि उस यूनिट में से एक ही क्वेश्चन का मार्क्स आपको मिलेगा। इससे आपका एक ज़्यादा समय लगता है और दूसरा क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा इवेल्युएटर को भी करनी पड़ती है सर्च करने में कि ये दूसरा क्वेश्चन है आपने किया है। इसकी बजाय आप ओवर अटैम्प्ट की बजाय दूसरे क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उनको वो समय दीजिए और उनको बेहतर तरीके से आप अगर अटैम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो और अटैम्प्ट से आपको बचना है। देन अवॉइड कटिंग्स। जैसा कि हमने कहा, जो एग्जाम्पल आपको दिए कि क्वेश्चन नंबर आप क्लियरली लिखें, हाईलाइट्स करें चीज़ों को। कितना अच्छा ये आंसर शीट लग रही है जो हमने आपसे शेयर की है।
तो ये चीज़ें आंसर शीट की एक तरह से प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाती हैं। लेकिन कटिंग्स अगर उनके बीच में हो जाती है, अगर आपने एक पेज पे 5 से 6 कटिंग्स कर दी या पेंसिल से आप काम कर रहे हो लगातार रब आपने कर दिया, तो कहीं ना कहीं आंसर शीट की जो खूबसूरती है उस पर फ़र्क पड़ता है और आपकी प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं अच्छी नहीं रहती है। तो कटिंग से आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग ना करें, उसको अवॉइड करें। देन टेक अ रिविज़न। जब आपकी आंसर शीट आपको लगता है कि आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, उसके बाद एक रिवीजन ज़रूर लें। आप रिवीजन में ये देखें कि मैंने कोई जो क्वेश्चन है वो मैंने हो सकता है अटैम्प्ट ही ना किया हो, या मैंने जो ओवर अटैम्प्ट मेरे से हो गया हो, या कोई जो क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट मैंने करने थे उसका 3 पार्ट मैंने किया हो। तो वो जो अटैम्प्टेशन को एक बार दोबारा देख लें ताकि कोई गलती आपसे ना रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंटेशन या अटैम्प्टेशन की क्या अहमियत है एक तरह से आपके आंसर लिखने में और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है और आप उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स जो हो काफ़ी अच्छे आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो हिदायतें हैं, जो टिप्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे जब आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। और कोशिश कीजिए इनको फॉलो करें, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी स्कोरिंग पे असर ज़रूर डालेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।